प्रणाम, नमस्ते। मैं रामोहन सिंह, लीगल एडवाइजर असनली। आज आपके बीच में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इंडेमनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? ये इंडेमनिटी के सिद्धांत क्या है और इंश्योरेंस का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये वर्क कैसे करता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है। और और भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सबसे क्या इसका रिलेशन है वो देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वेदर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये क्वेश्चन है। और इसमें इंडेमनिटी इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस। इंडेमनिटी इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस, ये गाइड करता है। और आल्दो इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ही नहीं, है ही नहीं। आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा। सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है? कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself by the conduct of any other person is a called a contract of indemnity। जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी वजह से नुकसान, प्रॉमिजर की वजह से नुकसान, या और किसी वजह से कोई नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको जो है ना इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। लेकिन इंडियन लॉ में इसे कन्फाइन करते हैं। इंडियन लॉ कन्फाइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉर अराइजिंग आउट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। उसको ह्यूमन कंडक्ट से ही कहते हैं, वहाँ पर्सन था, यहाँ ह्यूमन कंडक्ट था। पर्सन में बहुत चीज़ें थी। Therefore, all the insurance contract are contingent contract and not indemnity contract। contingent contract मतलब घटनाओं पे आधारित है। Uh, Here we find a fundamental difference with English law. Under English law, except life insurance, all the contract of insurance are indemnity contract, because under English law contract of indemnity क्या है? जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ के अनुसार क्या चीज़ें हैं कि इंग्लिश लॉ के अनुसार एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस किसी घटना पे भी निर्भर करता है और साथ में कुछ पैसे बाद में देता भी है, तो वो कंटीजेंट हो गया ना, कंटीजेंट हो गया है। तो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा इतर उससे डिफर जो नॉन लाइफ के इंश्योरेंस हैं उनमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपने इंश्योरेंस करा लिया है, आपको इंश्योरेंस से इंडेमनीफाई किया जाएगा। आपके लॉस आ गया तो आपको लॉस में आपको उस लॉस के नज़दीक पहुंचाया जाएगा, ना कि कोई ऐसा बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो इसीलिए ये इंडेमनिटी है। ए प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस from loss caused as a result of the transaction entered into at the instance of the promisor। Thus, a contract of insurance is a contract of indemnity, and life insurance is like a contract of contingent। जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट है, घटनाओं पे आधारित भी है, साथ में उसको पक्का करता है कि हमें इतना पैसा देना ही है, देना है। मैंने पॉलिसी लिया, पॉलिसी में हमारा बोनस जोड़ करके उसे लास्ट में जब पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड आएगा उसे देना ही देना है। और अगर बीच में ख़त्म हो, डेथ हो गई, तो वो डेथ की तो पूरा कंडीशन में सब कुछ देना है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन लाइफ के इंश्योरेंस है, फायर, मरीन, मिसलेनियस, इंजीनियरिंग के, उसमें सिर्फ इंडेमनीफाई किया जाता है। आज को मेक लॉस मतलब आपको उसी स्थिति में पहुँचाया जाता है। तो अभी जो फंडामेंटल डिफरेंस था, प्रिंसिपल जो हमारा इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है उसमें डिफरेंस कंटीजेंट का और उसका कॉन्ट्रैक्ट का क्लियर हो गया। क्लियर इस बात का हो गया कि वो घटनाओं पे आधारित है, प्लस उसमें कुछ न कुछ दिया जाता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना और इसको जो ना इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोला। कि इंडेमनिफिकेशन यहाँ पे होता है और इंडेमनिफिकेशन एक सीमा तक होता है। आपका सम इंश्योर्ड है, उस सम इंश्योर्ड से एक्सीड नहीं करेगा। और आपने एक बार को कोई बेवकूफ़ बना करके ले भी लिया तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो उसको रिकवर भी कर ले। आपकी सम इंश्योर्ड IDV 10 लाख है और आपने किसी भी ढंग से कैसे भी करके आपका 12 लाख का अगर क्लेम चला गया तो 2 लाख को रिकवर कर सकते। और उसी कंडीशन में अगर आपके लॉस में, जैसे आपकी मोटर व्हीकल है उसमें कोई लॉस हो गया, उस लॉस में आपने किसी और दूसरी पार्टी से कुछ पैसे ले लिए हैं, फिर इंश्योरेंस से ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस से जितना ले रहे हैं उसके बाद भी जो अमाउंट दूसरों से लिया है इंश्योरेंस कंपनी, उन अमाउंट के
इस अमाउंट को आपसे रिकवर कर सकते हैं। ये रूल है, नियम है। तो इसीलिए इंडिमनिफिकेशन है, इंडिमनिफाई कहता है। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी applies to fire, marine burglary and other policies. जो marine burglary other policies में और contract of insurance, however, ceases to be contract of indemnity if the insurer promises to pay a fixed sum on the happening of the event insured. जैसा लाइक में इस इंश्योरेंस में है ना कि आप इंश्योरेंस कराइए, आपको बोनस के साथ साथ ये 2 लाख का इंश्योरेंस होगा तो हम तो उसमें बोनस मिला करके 3 लाख 4 लाख जो भी अमाउंट देते हैं वो मेच्योरिटी पे देंगे, और अगर लॉस लाइफ का लॉस हुआ तो वो तो मिलेगा। तो ये ऐसा इसमें नहीं है, इंडेमनिटी में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस इसके बीच में है। द वेरी पर्पज ऑफ इंडेमनिटी इज टू रेस्टोर द इंश्योर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। अब इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको आपकी उस स्थिति में पहुंचाना है। आपके पास 10 लाख की गाड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, उस नुकसान में आपको लगता है कि हमारा जो है ना टोटल लॉस हो गया। तो टोटल लॉस की स्थिति में कुछ पैसे काट कूट करके इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके आईडीवी के साथ दे देती है, और आपने उसमें रिटर्न टू एडवाइस और सब चीज़ें करा रखा है, तो वो भी आपका लॉस है, लेकिन वो भी एक्सीडिंग नहीं होगा, एक्सीड नहीं कर सकता है जो सब इंश्योर्ड आईडीवी आप फिक्स हुई है। चाहे फायर का केस हो, मरीन का केस हो, मिसलेनियस हो, इंजीनियरिंग हो, नॉन लाइफ के जो भी केस हैं सब में है। दिस इज in conformity that the basic concept of the insurance whereby an insurer is required to compensate the unfortunate insurance whereby an required to compensate the unfortunate people for the loss sustained but does not allow a person to earn profit from any misfortune। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस केस में एक और भी बातें हैं, कुछ लोग दूसरे की लाइफ के लिए डेप्टर और वो क्रेडिटर का मैटर रहता है, उसमें लाइफ इंश्योर करा लेते हैं, उसकी मरने की स्थिति में और जो पैसा होगा वो रिकवर कर लेगा। तो वहाँ पे वो कंटीजेंट से डिफर होगा, इंडेमनिफिकेशन में आ जाता है वही, और उसी लाइफ इंश्योरेंस को कहा जा सकता है कि ये जो ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया according to the Porter indemnity and controlling principle of the insurance law, and it is the reference to this principle that all problems in insurance can be solved। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हैं, बस ये है कि आपको आपके जो लॉस है उसका मीट आउट करते हैं। मीन्स प्रॉमिस टू सेव अनदर पर्सन फ्रॉम हार्म और फ्रॉम द लॉस कास्ट as a result of the transaction entered into and the instance of the promisor, therefore the liability of the promisor is to contract of insurance is the कंटीजेंसी इटसेल्फ। जो कंटीजेंसी है उस पे वो इटसेल्फ है, वहाँ पे कंटीजेंसी है, मर गए तो देंगे, नहीं मरे तो वो देंगे, दूसरा वाला देंगे, वो इसलिए वो इंडेमनिटी। दो प्राइमा फेसाई द इंश्योरर इंडेमनिफाइज द एश्योर्ड बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वो जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को इंडेमनिटी नहीं कह सकते हैं। एंड डाइवर्जेंट ओपिनियंस थी, लेकिन अभी बिल्कुल सेटल्ड हो गया है कि बिल्कुल सेटल्ड हो गया है कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या हैं, मतलब कंडीशंस ऑफ इंडेमनिटी, जो आप इंडेमनिफाई आपको किया जाएगा उसकी क्या कंडीशंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि इन इंग्लिश इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट इंश्योरेंस ऑफ फायर, मरीन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड देयर इज ए कंट्रोवर्सी एट द लाइफ इंश्योरेंस इनटू कंटीजेंट। वो तो लाइफ इंश्योरेंस का है, वो समझ में आ गया, वो हमने बता दिया कि अगर वो पैसा फिक्स है वो तो मिलना है, अगर मर गए तो वो लाइफ वाला ऐड हो जाएगा, मिलेगा। एंड अगर अभी आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस, कोई भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बिना इंश्योरेंस के चल नहीं पा रहा है, क्योंकि अब जो रिस्क है उस रिस्क को ट्रांसफ़र करने की प्रकृति जो ना एग्जैगरेट हो गई है, बढ़ गई है। इसीलिए लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, और इंश्योरेंस लेने में उनको इंडेमनिफिकेशन के माध्यम से जहाँ तक उनकी स्थिति है उस स्थिति तक उनको ला दिया जाता है, उनको पहुँचा देते हैं। तो केसेस हैं, लेकिन केसेस का हम बाद में बताएंगे। अगर कहीं कोई बड़ा इशू आएगा तो उसको फिर दूसरे बार इंडेमनिटी को लेकर के केस लॉ से डिफरेंस करेंगे। कंडीशन ऑफ इंडेमनिटी है, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द इंश्योर्ड दैट व्हाट एवर ही इज क्लेमिंग इज दैट हिज एक्चुअल लॉस। इंश्योर्ड को अपने एक्चुअल लॉस को ही क्लेम करना है और बताना है और सिद्ध भी करना है कि ये मेरा एक्चुअल लॉस है।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस डज नॉट एक्सीड दी सम इंश्योर्ड। आईडीबी को पार नहीं करना है मोटर के केस में, सम इंश्योर्ड और सबके केस में नहीं पार करना है। इफ द इंश्योर्ड गेट्स अमाउंट ऑफ लॉस मोर देन, जब मोर देन उसको मैंने बताया कि ज़्यादा पाएगा तो वापस हो जाएगा, देना पड़ेगा। वेयर इंश्योर्ड गेट्स मनी फ्रॉम थर्ड पार्टी से भी अगर कोई पैसे आपने लिए हैं, मिले हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हैज़ राइट टू रिकवर दैट अमाउंट, और या उसको लेस अमाउंट करके आपको दे देगी। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिमनिटी प्रिंसिपल्स में है, इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मशीनरी है, प्लांट है, हमारे प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट हैं, ये सारे डैमेज हो जाते हैं, उनकी जगह पे हमें जो है ना मतलब रिकवरी मिलती है। रिकवरी मिलने के बाद जो है ना थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट फिर से चालू हो जाता है, वरना एक बार अगर किसी आदमी में फायर लग गई फैक्ट्री में, तो वो तो ज़िंदगी भर के लिए ऋणी बन गया और कुछ नहीं कर सकता है। तो ये इंश्योरेंस उसको सपोर्ट करता है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट है इसका। दिस प्रिंसिपल इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एट द सेम टाइम प्रिवेंट डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर, इसमें प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और ये गाइडेंस दिया जाता है कि यू आर सपोज टू सेफ गार्ड योर मशीनरी, प्लांट, व्हीकल एंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड देयर आर द प्रिकॉशनरी procedures and methods that are to be applied, that are to be taken by the इंश्योर्ड। वो तो करना है। तो दिस प्रिंसिपल आल्सो जस्टिफाइड द लीगलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वुड हैव बीन स्पेकुलेटिव एंड इलीगल। और अगर ये इंडिमनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उससे फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो अंदाज़ा लगाने वाली बात होगी, तो जुगाड़ लगा करके लोगों ने पैसा कमा लिया, बना लिया। कुछ हद तक अभी बहुत काफ़ी पीछे बेईमानियाँ होती थी, थोड़ा सा लॉस हुआ, ज़्यादा करके एग्जैगरेट करके लेते रहे, और भी बेईमानी करने वाले लोग सब मिले रहते थे, ऊपर से नीचे तक मिले रहते थे। फिर इंश्योरेंस कंपनी के स्टाफ से लेकर के, सर्वेयर से लेकर के, रिपेयर से लेकर के इंश्योर सारे मिले रहते थे, और लॉस बढ़ जाता था इंश्योरेंस कंपनियों का। तो वो इन सब चीज़ों को जो है ना कंट्रोल करता है, देखता है। और ये जो इंडेमनिफिकेशन के मेथड्स हैं, वो कैश पेमेंट का मेथड है, रिप्लेसमेंट का मेथड है, और रिपेयरिंग का मेथड है। रिपेयरिंग मोटर व्हीकल और ये सब मशीनरी वगैरह में होता है। टोटल लॉस की कंडीशन में आपको कैश लॉस, टोटल लॉस की कंडीशन में आपको टोटल लॉस दिया ही जाता है, वो मनी के रूप में दिया जाता है। रिप्लेसमेंट के केस में रिप्लेसमेंट दिया जाता है। रीस्टेट वैल्यू कहते हैं, रीस्टेटेड वैल्यू। आप फायर के इंश्योरेंस में मशीनरी की वैल्यू आपने 10 करोड़ बताया, और जब मशीनरी 20 करोड़ की है, जब उसको जब वो लाग लग गई, सब जल गया, तो हमें रीस्टेट करना पड़ता है। रीस्टेट करने में जब 20 लाख आता है, तो भाई ओवर इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस का मैटर आ जाता है। अंडर इंश्योरेंस का मैटर आने पे आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ती है। अंडर इंश्योरेंस की जो भी कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेट कर करके आपका क्लेम डिडक्ट होगा, और आपसे मनी भी ली जा सकती है इंश्योरेंस की उसमें। तो ये चीज़ें हैं। री स्टेटमेंट, दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड बाय द फायर इंश्योरेंस, द प्रमाइजेज आर द बिल्डिंग लॉस आर फायर बाय द कंस्ट्रक्टेड, द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ ए ऑप्शन टू री स्टेट द बिल्डिंग, और उसको रीस्टेट करते हैं। तो ये जो इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंसी, वो कंटीजेंसी को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में लिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कभी इंडेमनिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जा सकता है जब किसी डेप्ट मतलब किसी डेप्टर के लिए कोई पॉलिसी ली गई है, उसके मरने के बाद उसका जो भी पैसा मिलता है वो उसको मिलेगा। तो उस कंडीशन में कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा केस हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसा केस होगा। लेकिन जितने भी फायर, मरीन, इंजीनियरिंग, मिसलेनियस के जितने भी केस, एग्रीकल्चर के भी जितने केस हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आते हैं। इंडेमनिटी का मतलब ये है मेक गुड ऑफ द लॉस। मेक गुड ऑफ द लॉस ये है कि इंश्योर्ड को उस स्थिति में पहुंचाना है जिस स्थिति में वो पहले था, मतलब जैसे था वैसे उसको पहुंचाना है। उसको उसकी स्थिति अगर वहाँ तक पहुँच गई तो समझो कि जो ना, मान के चलिए कि उसका एडवांटेज तो हो गया ना। आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है, 10 लाख में से 9,80,000 भी आ गए, या 9 लाख भी आ गए, 9,50,000 भी आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस स्थिति तक पहुँच गए तो आप अपने काम को और आगे सुचारू रूप से कर सकते हैं। यही है इंडेमनिटी का प्रिंसिपल। और इंश्योरेंस में, नॉन लाइफ में ये फॉलोअप होता है। लाइफ में कंटीजेंसी रहती है, उसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, उसमें भी बहुत तरह की पॉलिसियाँ आ गई हैं। उन सब पॉलिसियों के सबके अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग ढंग से उनको समझा जा सकता है। लाइफ के इंटरेस्टेड लोग लाइफ में
गहराई से पढ़ें। किसी दिन उसका लाइफ का भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा। ये जनरल इंश्योरेंस का मैटर चल रहा है, इसलिए जो है ना जनरल इंश्योरेंस के मैटर में ये जितने भी इंश्योरेंस हैं सभी वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैं और इंडेमनिफिकेशन होता है आपका। थैंक यू वेरी मच, और आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।